Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Grow Big School online classes. And today I am going to start third part कारक of lesson number 5 लिंग, वचन और कारक. ठीक है, तो आज हम कारक पढ़ेंगे. कारक का मीनिंग होता है केस. ठीक है, पहले कारक का मीनिंग आप ऐसे ही समझ लीजिए. कारक का मीनिंग होता है क्रिया को करने वाला. ठीक है, क्रिया तो आप सब जानते हैं, वर्ब जिसे हम बोलते हैं, मीन्स जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है. ठीक है, तो कारक को हम बोलते हैं जो शब्द मतलब क्रिया को करने वाला, कारक को हम बोलते हैं. जब क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है तो उसे हम कारक कहते हैं. ठीक है, अब पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कारक का क्या मतलब है. ठीक है, बाद में इसकी परिभाषा भी दी गई है जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा. तो पहले आप इस चित्र को अच्छे से देखिए. इसमें एक लड़की है जिसका नेम है सुमेधा और उसके पास एक गुड़िया है. ठीक है, और ये जो आपको छोटा सा घर दिखाई दे रहा है ये उस गुड़िया का घर है. तो इसी से रिलेटेड जो है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड एक सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर. सुमेधा ने गुड़िया के घर को सजाया. ठीक है, इसमें देखिए ने हाईलाइटेड हुआ है, के भी हाईलाइटेड है और को भी हाईलाइटेड है. तो ये क्यों हाईलाइटेड है इसे समझिए. इस वाक्य में ने, के, को ऐसे चिन्ह हैं जो शब्दों का परस्पर संबंध बता रहे हैं. ये कारक चिन्ह हैं. देखिए, अगर आप यहाँ से ने हटा दें, के हटा दें और को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? सुमेधा, गुड़िया, घर, सजाया. ठीक है, तो इन चिन्ह की वजह, अगर ये चिन्ह हम हटा देंगे, ये चिन्ह नहीं होंगे तो हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा. ठीक है, तो ये जो इस वाक्य में चिन्ह है ने, के और को, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? शब्दों का परस्पर संबंध बता रहे हैं कि एक जो शब्द है हमारे पास उसका दूसरे से क्या संबंध है, ये हमें बता रहे हैं. तो इन्हीं को हम बोलते हैं कारक चिन्ह. ठीक है, ये कारक साइन है ने, के और को. अब देखिए इस प्रकार, अब आपको ये जो बोल्ड में दी हुई है ये कारक की परिभाषा है. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं. ठीक है, देखिए संज्ञा, आपको पता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं. जैसे इस वाक्य में सुमेधा था, वो संज्ञा है. या फिर सर्वनाम हो, जैसे मैं, उसे, उसके, सर्वनाम है ना, जो संज्ञा के बदले में बोले जाने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं. तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से आपको उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाए उसे हम कारक बोलते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर सुमेधा था, वो क्या है? एक संज्ञा शब्द है. ठीक है, तो उसका संबंध गुड़िया के साथ क्या है और घर के साथ क्या है और ये जो सजाया है उसके साथ क्या है, ये सब हमें कैसे पता चल रहा है? बीच में जो कारक चिन्ह है उनकी वजह से हमें आपस में जो वाक्य के दूसरे शब्द हैं उनसे हमें उनके संबंध के बारे में पता चल रहा है. ठीक है, तो यही हम बोलते हैं कारक चिन्ह. इन्हें हम बोलते हैं ने, के और को जो था इसमें, और इसी को हम बोलते हैं कारक. ठीक है, केस मीन्स संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से भी उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं. ठीक है, अब देखिए और अच्छे से इसे समझते हैं. वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द, जैसे कि अभी आपको बताया है ना क्रिया के साथ क्या संबंध है. देखिए इसमें क्रिया क्या था? सजाया. ठीक है, सजाया इसमें क्रिया थी, तो इसका संबंध जो है गुड़िया के साथ क्या है और सुमेधा के साथ क्या है ये आपको पता चला ने, के और को से. तो इन्हीं को ये जो आप लिखा है बताने वाले शब्द ने, को आदि कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं. ठीक है, ये जो ने, के और को थे जिनसे आपको जो क्रिया का संबंध बताने वाले जो शब्द हैं तो इन्हें हम कारक चिन्ह बोलते हैं या आप इन्हें विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं. ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि मैम ये विभक्ति चिन्ह क्या है ना. कारक चिन्ह तो चलिए समझ में आ गया हमें, इसे हम विभक्ति चिन्ह भी क्यों कहते हैं. तो देखिए विभक्ति का जो मीनिंग है वो विभक्त होने की क्रिया या भाव, ये इसका मीनिंग होता है. या आप विभाग भी कह सकते हैं या बांट भी आप कह सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं इसका आपको एक परिभाषा दूं तो ये होगी कि व्याकरण में जो ये जैसे शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण,
कि इनके जो आगे लगा हुआ वो प्रत्यय, प्रत्यय आपने ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो प्रत्यय है, या आप चिन्ह भी कह सकते हैं, जैसे ये ने, के और को था, ठीक है। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, ये विशेषण के आगे लगा हुआ जो चिन्ह है वो विभक्ति कहलाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है, ठीक है। और एक चीज और देखिए कि अगर यहाँ से मैं ये सब विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह हटा दूं तो कभी भी आपको एक शब्द से दूसरे शब्द का रिलेशन नहीं मालूम होगा। जैसे सुमेधा ने गुड़िया, अगर मैं यहाँ से ने हटा दूं तो सुमेधा और गुड़िया रह जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सुमेधा और गुड़िया के बीच में आपस में परस्पर क्या संबंध है, ठीक है। फिर गुड़िया के घर, अगर मैं के हटा दूं तो गुड़िया और घर रह जाएगा, आपको आपस में संबंध नहीं पता चलेगा। के लगाने से आपको पता चला कि गुड़िया के घर, ठीक है। घर को सजाया, को अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो घर और सजाया का आपस में आप संबंध नहीं जान सकते। तो बेटा ये जो है, ये जो ने, के और को है, यही कारक चिन्ह है, और संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे हम कारक बोलते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केस आर देयर। तो कारक के 8 भेद हैं। आप देखिए, सबसे पहले जो ये आपको एक रेलगाड़ी बनी हुई दिखाई दी है, इसमें सबसे पहला जो है बॉक्स, उसमें कारक लिखा है, और बाकी सारे जो है ना वो इसके काइंड्स हैं। जैसे पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, एंड लास्ट है 8वां हमारा संबोधन कारक। ओके, अब एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कर्ता कारक है, क्या कर्म कारक है, क्या करण कारक है, क्या संप्रदान कारक है, क्या अपादान कारक है, क्या संबंध कारक है, क्या अधिकरण कारक है, और क्या संबोधन कारक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारा फर्स्ट आता है कर्ता कारक, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है नॉमिनेटिव केस, ठीक है। कर्ता का मीनिंग होता है काम करने वाला, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है और इसके अकॉर्डिंगली आपको समझाया गया है। जैसे उदाहरण है, महिमा ने केला खाया। केला किसने खाया? महिमा ने। तो जो खाने का काम है, करने वाली कौन है? महिमा है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि कर्ता का मीनिंग होता है काम करने वाला, ठीक है, जो काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो खाने का काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? महिमा के द्वारा हो रहा है। तो अतः महिमा इस वाक्य की कौन हुई? कर्ता हुई, ठीक है। इस प्रकार काम करने वाला कर्ता कहलाता है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, है ना। और जो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, देखिए हर मैंने आपको बताया, पीछे भी अभी बताए थे कि कारक चिन्ह होते हैं, है ना, और विभक्ति चिन्ह आप कह सकते हैं। तो जो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, हमारा कारक चिन्ह है, वो है ने, ठीक है। देखिए यहाँ पे ने भी हाईलाइटेड है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कारक का चिन्ह है, कर्ता कारक का जो चिन्ह है मेन, वो है यहाँ पर ने। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कर्म कारक, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट केस। ओके, देखिए कर्म का मीनिंग भी क्या होता है? काम, ठीक है। अब आप उदाहरण से समझिए, कुणाल चिड़ियों को उड़ा रहा है, ठीक है। कुणाल क्या उड़ा रहा है? चिड़ियों को। तो यहाँ जो कर्ता है हमारा, जैसे कर्ता तो होता है काम करने वाला, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया। तो यहाँ काम कौन कर रहा है? जो हमारा ये लड़के का नाम है कुणाल, ये काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो कर्ता है कुणाल, चिड़ियों को उड़ाने का काम कर रहा है ना। अर्थात कर्ता जो काम करता है वह कर्म कारक कहलाता है, ठीक है। देखिए कुणाल यहाँ पर करता था, और ये क्या काम कर रहा है? चिड़ियों को उड़ाने का काम कर रहा है। तो जो हमारा यहाँ पर ये है चिड़ियों को, वो क्या है? हमारा कर्म कारक है। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह यहाँ पर क्या हो गया? ओ हो गया, है ना, क्योंकि यही तो ये जो चिन्ह है वही एक शब्द जो है दूसरे शब्द को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा कर्म कारक का जो आप कह सकते हैं चिन्ह होगा या विभक्ति चिन्ह होगा, वो हमारा ओ होगा। आप जो है कर्म कारक को अगर आपको मैं वैसे मीनिंग बताऊं तो यहाँ पर जो कर्म है उसका मीनिंग होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, ठीक है। काम का प्रभाव यहाँ पर किस पर पड़ रहा है बताइए?
ऑब्वियसली चिड़ियों पर पड़ रहा है, तो जो है हमारे यहाँ पर जो चिड़ियों को है वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। और जो कारक चिन्ह है, ठीक है, वो है हमारा यहाँ पर को। देखिए को भी इसी वजह से हाईलाइटेड है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसमें थर्ड है हमारा करण कारक, जिसको अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो इसे बोलते हैं हम एब्लेटिव केस। ओके, शबनम पेंसिल से चित्र बनाती है, ठीक है, पेंसिल से इसमें हाईलाइटेड है। से आप समझ गए होंगे कि करण कारक चिन्ह है, ठीक है, विभक्ति चिन्ह आप कह सकते हैं कि करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होगा यहाँ पर से होगा, ठीक है। अब इसे समझिए, शबनम चित्र किससे बनाती है, पेंसिल से, ठीक है। तो क्रिया को करने के लिए पेंसिल साधन है। देखिए यहाँ पर हमारी क्रिया क्या है, यहाँ पर हमारी क्रिया है चित्र बनाती है। तो जो वो चित्र बना रही है, चित्र बनाने के लिए उसे किस साधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पेंसिल का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्रिया को करने के लिए पेंसिल साधन है यहाँ, जो कि यहाँ पर करण कारक है। जो है पेंसिल यहाँ पर जो है करण कारक है। तो इस प्रकार कर्ता जिस साधन से क्रिया को पूरा करे, देखिए कर्ता कौन है, शबनम, ठीक है। और जो हमारा पास साधन है जिससे वो क्रिया को पूरा कर रही है, मीन्स क्रिया है हमारी चित्र, और जो हमारे पास साधन है वो है पेंसिल, ठीक है। तो कर्ता जिस साधन से क्रिया को पूरा करता है वही हमारा करण कारक कहलाता है, मीन्स एब्लेटिव केस कहलाता है। और जो करण कारक का विभक्ति चिन्ह होगा वो से हो सकता है और के द्वारा भी हो सकता है। जैसे आप कह सकते हैं के द्वारा का, आप एक वाक्य देख लीजिए, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे सोनू बस के द्वारा स्कूल जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारा साधन है वो क्या है, बस, और जो हमारा सोनू है वो स्कूल किसके थ्रू जा रहा है, बस के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर के द्वारा जो होगा वो क्या होगा, कारक, करण कारक चिन्ह आप कह सकते हैं, या विभक्ति चिन्ह करण कारक का आप बोल सकते हैं, ठीक है। करण का मीनिंग ये होता है कि जिसके द्वारा कर्ता काम करे, किसके द्वारा कर रहा है वो काम, ठीक है, ये साधन क्या है, तो उसको हम बोलते हैं करण कारक। फोर्थ देखिए इसमें हमारा है संप्रदान कारक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजेसिव केस, ठीक है। जैसे आप देखिए, बहन भाई के लिए पुस्तक लाती है, तो के लिए तो आप यहाँ पर समझ गए कि संप्रदान कारक चिन्ह जो है यहाँ पर वो के लिए है, या विभक्ति चिन्ह भी आप बोल सकते हैं संप्रदान कारक का यहाँ पर क्या है, के लिए। तो बहन भाई के लिए पुस्तक लाती है, पुस्तक किसके लिए लाती है, भाई के लिए लाती है ना। तो यहाँ जो क्रिया है, क्रिया का क्या है, यहाँ पर पुस्तक लाती है, ठीक है, भाई के लिए की जा रही है, मीन्स जो वो जो बहन है वो जो पुस्तक ला रही है वो किसके लिए ला रही है, अपने भाई के लिए। तो अतः जिसके लिए क्रिया की जाए, मतलब किसके लिए की जा रही है, बहन जो है पुस्तक ला रही है तो वो किसके लिए ला रही है, अपने भाई के लिए ला रही है। तो जिसके लिए क्रिया की जाए वह उसे हम बोलते हैं संप्रदान कारक, ठीक है। और जिसका विभक्ति चिन्ह है वो होता है के लिए, या फिर को भी हो सकता है। तो संप्रदान कारक का सिंपल सा मीनिंग है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे हम बोलते हैं संप्रदान कारक। नेक्स्ट इसमें हमारा है फिफ्थ अपादान कारक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अपादान का मीनिंग होता है जिससे अलगाव हो या अलग होने का भाव हो, ठीक है। तो इसमें आप पहले उदाहरण देखिए, पेड़ से आम गिरता है, आम कहाँ से गिरता है, पेड़ से। तो यहाँ जो आम का पेड़ से अलग होने का जो भाव है, सेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपादान कारक हम बोलते हैं। जैसे अतः जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है, मीन्स कौन सा शब्द है यहाँ पर, पेड़, उससे अलग होने का या अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है ना। और जो यहाँ पर कारक चिन्ह है, सॉरी अपादान कारक चिन्ह जो है वो है यहाँ पर से, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि पेड़ जो है उससे हमारा आम जो है वो अलग हो रहा है, किसकी वजह से, इस एक जो से है चिन्ह उसकी वजह से, ठीक है। तो इसे ही हम बोलते हैं अपादान कारक, मीन्स ऑब्जेक्टिव केस, ओके। नेक्स्ट इसमें हमारा है सिक्स्थ संबंध कारक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेटिव केस, ठीक है। तो इसमें पहले उदाहरण देख लीजिए आप,
शहनाज के बाल लंबे हैं, ठीक है। किसके बाल लंबे हैं? शहनाज के। तो यहाँ पर जो शहनाज है और बाल है, उनके बीच जो संबंध आपको बताया जा रहा है कि शहनाज और बाल के बीच आपस में क्या संबंध है। तो अतः जहाँ एक शब्द जो है हमारा वो दूसरे से के साथ उसका संबंध बताया जाए, उसे हम बोलते हैं संबंध कारक। और जो इसका विभक्ति चिन्ह होते हैं वो कई सारे हो सकते हैं, जैसे का, के, की, रा, रे, री। ये होते हैं विभक्ति चिन्ह किसके? संबंध कारक के, ठीक है। जब हमें एक शब्द का संबंध दूसरे से पता चलता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं संबंध कारक, मीन्स डेटिव केस। नेक्स्ट टाइप है हमारा 7th अधिकरण कारक, विच मीन्स लोकेटिव केस, ओके। तो अधिकरण का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो अधिकरण का मीनिंग होता है क्रिया का आधार, ठीक है। अब देखिए हम उदाहरण से समझते हैं कि क्या मीनिंग है अधिकरण कारक का। फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल है, टोकरी में फूल रखे हैं, ठीक है। तो फूल कहाँ रखे हैं? टोकरी में, ठीक है। फूल रखे हैं, यहाँ पर क्रिया है, ठीक है, और क्रिया का आधार क्या है? टोकरी में। तो अब दूसरा देखिए, पेड़ पर ध्यान से चढ़ो। कहाँ ध्यान से चढ़ो? पेड़ पर। तो जो ध्यान से चढ़ो यहाँ पर क्रिया है, ठीक है, उसका आधार क्या है? पेड़। तो टोकरी में और पेड़ पर क्रिया के स्थान का संकेत कर रहे हैं, मीन्स उसका इशारा दे रहे हैं कि क्रिया का स्थान क्या है। फूल रखे हैं तो कहाँ रखे हैं? टोकरी में रखे हैं। और ध्यान से चढ़ो तो कहाँ ध्यान से चढ़ो? पेड़ पर ध्यान से चढ़ो, ठीक है। तो आपको क्रिया का आधार पता चल रहा है इसमें। तो अतः क्रिया का आधार या फिर आप स्थान कह सकते हैं, उसे ही हम अधिकरण कारक बोलते हैं। और जो इसका अधिकरण कारक का चिन्ह होता है या विभक्ति चिन्ह बोल सकते हैं, उसे वो होता है में, पे और पर। ये अधिकरण कारक के चिन्ह हैं, ठीक है, जिनसे क्रिया का आधार या स्थान की आपको जानकारी मिलती है, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमारा 8th है संबोधन कारक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वोकेटिव केस। और संबोधन का मीनिंग होता है किसी को पुकारना, बुलाना, ठीक है। जैसे मनु कृपया मेरी मदद करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अरे तुम कितना शोर मचा रहे हो। तो इन वाक्यों में आपने 2 वाक्य देखे जिसमें मनु और अरे हाईलाइटेड हुआ है, ठीक है। तो इन वाक्यों में मनु और अरे का प्रयोग संबोधन के रूप में किया गया है ना। जैसे किसी को बुलाने या पुकारने के लिए जिन शब्दों का आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वहां संबोधन कारक होता है। और इसके जो चिन्ह हैं वो क्या है? हे, अरे, और भी बहुत सारे इसके चिन्ह हो सकते हैं, ठीक है। ये मेन है, लेकिन हे और अरे मेन है जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं किसी को संबोधित करने के लिए। यह संबोधन कारक जो है का इस्तेमाल करने के लिए ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले चिन्ह हैं। अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट इसमें हमारा था मनु कृपया मेरी मदद करो। तो इसमें मनु को बुलाया जा रहा है ना। अरे तुम कितना शोर मचा रहे हो। तो ये भी किसी को बुलाए, मतलब अरे जो कहा जा रहा है वो किसी को संबोधित करने के लिए तो बुलाया जा रहा है। या आप किसी को कह देते हैं कि अरे मेरी बात सुनो, है ना। तो अरे जो आप वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एज अ संबोधन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हम जान गए, इट मीन्स कि आपने जो ये लेसन नंबर 5 पढ़ा है लिंग, वचन और कारक, इसके थ्रू आपको क्या क्या बातें मालूम हुई, ठीक है। तो शुरू से ही हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा लिंग के लिए है। पहला आपका पार्ट था लिंग, फिर दूसरा था वचन और तीसरा आज हमने पढ़ा जिसका नाम था कारक। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का आपको पता चलता है इसे हम लिंग बोलते हैं। मीन्स उसका जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल है, या मैस्कुलिन उसका जेंडर है या फेमिनिन उसका जेंडर है, ओके। लिंग के 2 भेद आपको बताए गए, पहला पुल्लिंग मीन्स मैस्कुलिन जेंडर और दूसरा स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनिन जेंडर। एक और एक से अधिक का ज्ञान ही वचन कहलाता है। मीन्स वचन का मीनिंग था नंबर, ठीक है। जिन शब्दों से आपको ये पता चलता है कि वो नंबर में 1 है या 1 से अधिक है या 1 से ज्यादा आप कह सकते हैं, तो उसे हम वचन बोलते हैं।
वचन के भी आपने दो भेद देखे, एक होता है एक वचन मीन सिंगुलर और दूसरा होता है बहुवचन मीन प्लूरल। थर्ड देखिए, सॉरी फिफ्थ पॉइंट आप देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक मीन्स के, ठीक है। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से आपको क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं कि क्रिया के साथ क्या संबंध है, उन्हें हम बोलते हैं कारक। और इनके कारक के पर्टिकुलर चिन्ह होते हैं जिनसे आपको एक शब्द से, मतलब जो संज्ञा सर्वनाम शब्द है उसका दूसरे शब्द से आपस में क्या संबंध है वो मालूम होता है, ठीक है। और आपने कारक के 8 भेद पढ़े, 8 क्या पढ़े, टाइप्स पढ़े, ठीक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। सबके अपने अपने क्या है, चिन्ह है, ठीक है, जिन्हें आप परसर्ग भी बोल सकते हैं। जैसे कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो है ने और ने, मतलब आप देखिए एक के आगे इसमें प्लस लगा हुआ है और एक के आगे माइनस लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप ने जो कारक चिन्ह है वो संज्ञा के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसे अलग करके लिखते हैं, लेकिन जब आप सर्वनाम शब्द के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसे मिलाकर लिखते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, रोहन ने खाना खाया। तो यहाँ जो हमारा संज्ञा शब्द है रोहन, उससे आपने ने को अलग कर रखा है, रोहन अलग है और ने अलग है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर मैं सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करने लगूं, जैसे मैंने, ठीक है, मैंने खाना खाया, तो इसमें जो ने है कारक चिन्ह, कर्ता कारक चिन्ह जो ने है वो आपने अलग नहीं किया है, आपने उसे सर्वनाम के साथ ही इंक्लूड किया है। मैंने एक ही वर्ड है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए ये प्लस का साइन और माइनस का साइन दे रखा है कि एक जगह आप मिलाकर इस्तेमाल करते हैं और दूसरी जगह आप अलग करके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेम ऐसी ही चीज कर्म कारक में भी होती है। ओ को आप संज्ञा के साथ इस्तेमाल करेंगे तो अलग करके लिखेंगे, लेकिन आप सर्वनाम शब्द के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसे मिलाकर लिखेंगे। जैसे रोहन को दवाई दे दो, ठीक है, तो आपने जो हमारा रोहन है संज्ञा शब्द, उससे को अलग करके रखा है। लेकिन जब आप सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं जैसे उसको दवाई दे दो, तो आपने यहाँ पर को साथ में ही इस्तेमाल कर रहा है, मतलब पूरा वो एक सर्वनाम शब्द है, को उसमें अलग नहीं है। तो बस यही मतलब है इस प्लस का और माइनस का। करण कारक देखिए का जो विभक्ति चिन्ह है, ठीक है, परसर्ग आप बोल सकते हैं, वो होते हैं से और के द्वारा। संप्रदान के होते हैं को और के लिए। अपादान के होते हैं से, ठीक है, जिससे अलग होने का सेंस आता है कि एक चीज दूसरे से अलग हो रही है। संबंध कारक के जो विभक्ति चिन्ह है वो है काके की, रारेरी। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं में, पे और पर, ठीक है। और संबोधन कारक के जो विभक्ति चिन्ह है वो है हे और अरे। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।